News 18 India। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद आधी रात को हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू कर दी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष अदालत पहुंच गया। जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन की ईडी हिरासत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और फैसला आने तक उन्हें जेल भेज दिया गया। चंपई सोरेन ने एक बार फिर रांची में राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, जबकि उनके समर्थक विधायकों को हैदराबाद रवाना कर दिया गया। और अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने टैक्स में लोगों को राहत नहीं दी, लेकिन सौर ऊर्जा से जुड़ी सूर्योदय योजना का ऐलान करते हुए 1 करोड़ लोगों को सालाना 15,000 का फायदा पहुंचाने का ऐलान किया। बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा शुरू होने के पहले ही दिन कई शहरों में जबरदस्त हंगामा हो गया। भागलपुर, भोजपुर, जहानाबाद, छपरा समेत कई शहरों में परीक्षा केंद्रों से बवाल की तस्वीरें सामने आई। भागलपुर और नालंदा में तो छात्रों ने आरोप लगाया कि वहां तय वक्त से पहले ही परीक्षा केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए और इससे परेशान होकर कई छात्राएं दीवार फांद कर एक परीक्षा केंद्र में दाखिल होंगी। बताया गया कि प्रवेश न मिलने की वजह से बड़ी संख्या में छात्राएं वहां मेन गेट के बाहर करीब आधे घंटे तक खड़ी रहीं। इस दौरान उनके परिवार के लोग भी वहां मौजूद रहे, लेकिन जब वो गेट नहीं खोला गया तो उन्होंने छात्राओं को दीवार फांद कर अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहाँ एक या दो नहीं बल्कि कई छात्राएं एक एक कर दीवार पर चढ़कर अंदर घुसती दिखी। आरोप लगा कि वो छात्राएं उस परीक्षा केंद्र में देरी से पहुंची थी, इसलिए वहाँ के स्टाफ ने गेट नहीं खोला। 9 बजे आए थे, पहले ही गेट बंद कर दिया गया। और भागलपुर की तरह नालंदा में भी छात्राओं ने जोरदार हंगामा किया। वहां गेट बंद होने के बाद छात्राएं परीक्षा केंद्र में घुसने के लिए बाउंड्री वॉल पर चढ़ गईं और वहां पुलिसकर्मी डंडे लेकर उन्हें रोकते नजर आए। इससे भड़की छात्राएं परीक्षा केंद्र के बाहर बीच सड़क पर बैठ गईं। लेकिन भोजपुर जिले से जो खबरें आई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वहां परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए इतनी सख्ती बरती गई कि छात्राएं रोने लगी। बताया गया कि कुछ छात्राएं तो रोते हुए बेहोश होकर गिर गईं। आरोप लगा कि परीक्षा केंद्र में उन्हें पहले एंट्री दी गई, फिर बाहर निकाल दिया गया। और इसके बाद तो छात्राएं वहां रोती बिलखती नजर आईं। 9-2 में गेट खोला है, अंदर ले गया है, धक्का मार के निकाला है। बड़ी संख्या में छात्राएं उस परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए बार बार अपील करती रहीं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि वो परीक्षा केंद्र में 8:55 पर ही पहुंच गई थी, लेकिन वहां के स्टाफ ने देरी से गेट खोला। 2 मिनट मायने रखता, हमारे 5 मिनट मायने नहीं रखता है। इस दौरान वो छात्राएं वहां सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के सामने हाथ जोड़कर अपील करती नजर आईं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें प्रवेश की इजाजत नहीं मिली। बेटी बचाओ बेटी, हम लोग इधर रात के जाते पढ़े तो घर वाले भी पढ़ा रहे। वहां गुस्साई छात्राओं ने जिला प्रशासन और परीक्षा के लिए की गई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। इसके साथ ही प्रशासन पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगा दिया गया। और बिहार में भोजपुर के साथ ही छपरा और जहानाबाद से भी परीक्षा के दौरान बदइंतजामी की खबरें सामने आई। जहानाबाद में तो पुलिस ने एक परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ी छात्राओं के परिवार के लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया और ऐसा लगा मानो पुलिसकर्मी किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों को खदेड़ रहे हों। जहानाबाद में बीच सड़क पर पुलिस के जवान डंडे लेकर कुछ लोगों के पीछे भागते नजर आए और वहां से एक लड़के को पकड़कर खींचते हुए उसे दूसरी तरफ ले जाते दिखे। इस दौरान उसकी पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की हो गई और उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। इस बीच वहां उस परीक्षा केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में छात्राएं खड़ी दिखी। 9 बजे के बाद 40-50 लड़की आई है, उसको इंटरव्यू करने दिया, गेट तोड़ दिया। जहानाबाद के अलावा छपरा में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। वहां परीक्षा केंद्र में प्रवेश न मिलने की वजह से बाहर खड़ी छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। परीक्षा केंद्र के बाहर छात्राएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर धरने पर बैठ गईं। इस दौरान भारी तादाद में महिला पुलिसकर्मी डंडे लेकर वहां गश्त लगाती दिखी। अंदर जाके फिर बाहर किया लो, क्यों किया लो? आरोप लगा कि परीक्षा केंद्र में देरी से पहुंचने वाली छात्राओं को डंडे मारकर भगाया गया, इसलिए उनके परिवार वालों ने वहां जमकर हंगामा किया। उधर जयपुर में जिम की फीस पर हुए विवाद के बाद एक जिम ट्रेनर की पिटाई की खबर चर्चा में आ गई। बताया गया कि वो जिम ट्रेनर विशाल नाम के लड़के से कई बार जिम की फीस मांग चुका था, लेकिन जब विशाल ने फीस नहीं दी तो उसने उसे जिम छोड़ देने के लिए कह दिया। और इसी बात पर उस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस जिम ट्रेनर की पिटाई कर दी। उसको पीटने के लिए वहां एक या दो नहीं बल्कि दर्जन भर लड़के आ गए और उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा।
लेकिन उस जिम ट्रेनर पर हमला करने से पहले विशाल नाम के उस लड़के ने अपने 3 दोस्तों को वहां रेकी करने के लिए भेजा। तस्वीरों में 3 लड़के उस जिम के ऑफिस में घुसते नजर आए। इसके बाद वो जिम ट्रेनर वहां आया और उन्हें जिम के बारे में बताया। थोड़ी देर तक वो तीनों उसकी बात सुनते रहे, फिर वहां बैठ गए और जब उन्हें पता चल गया कि वहां उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं है तो उन्होंने विशाल को फोन कर दिया। उसके बाद विशाल अपने दोस्तों के साथ वहां घुस आया और उस जिम ट्रेनर पर धावा बोल दिया और काफी देर तक उस जिम ट्रेनर के साथ मारपीट करते रहे। इसके बाद वो सारे लड़के वहां से जा ही रहे थे कि उनमें कुछ लड़के रुक गए और लोहे की रॉड से उस जिम ट्रेनर पर हमला बोल दिया। तस्वीरों में एक लड़का उस पर लोहे की रॉड से वार करता नजर आया। इसके बाद वहां मौजूद एक दूसरे लड़के ने उससे वो रॉड छीनी और वहां रखी एक टेबल पर चढ़ गया और फिर वहां खड़े होकर उस जिम ट्रेनर को मारना शुरू कर दिया। उसने कई बार उस रॉड से उसके सिर पर वार किया। इसके बाद वो उस टेबल से उतरा और वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसे वहां रखा कंप्यूटर दिख गया और उसने उस रॉड से उस कंप्यूटर को भी तोड़ दिया। फिर अपने बाकी साथियों के साथ वो वहां से चला गया। बताया गया कि विशाल नाम का वो लड़का पिछले 6 महीने से उस जिम में आ रहा था, लेकिन उसने काफी वक्त से जिम की फीस जमा नहीं की थी और जब बार बार मांगने पर भी उसने फीस नहीं भरी तो उस जिम ट्रेनर ने उसे जिम छोड़ने के लिए कह दिया था। इसी बात पर वो भड़क गया और उसने अपने दोस्तों के साथ उसकी पिटाई कर दी। इस बीच पाकिस्तान के शेखपुरा में कुछ लोगों ने अहमदिया मुसलमानों की कब्रों में तोड़फोड़ कर दी। इससे पहले कई बार पाकिस्तान में उनकी मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया और इस बार एक कब्रिस्तान में अचानक पहुंची भीड़ ने वहां मौजूद एक कब्र पर धावा बोल दिया और उसे तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी सीमेंट के एक बड़े से टुकड़े से वहां मौजूद एक कब्र को तोड़ता नजर आया। इस दौरान उसके साथी भी उस कब्र पर पत्थर और लाते मारते दिखे, जबकि उनके पीछे गुस्से में पागल भीड़ एक कब्र को दोबारा भरने में जुटी नजर आई। आरोप है कि शेखपुरा में रहने वाले कुछ अहमदिया मुसलमानों ने अपने एक साथी को दफनाने के लिए कब्र खोदी थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे दफना पाते भीड़ ने वहां धावा बोल दिया। इसके बाद उन लोगों ने पहले तो उस कब्र को मिट्टी से भर दिया जिसे अहमदिया मुसलमानों ने खोदा था, साथ ही आसपास बनी कब्रों में भी जमकर तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान उन्होंने अहमदिया मुसलमानों के उस झुंड को रस्सी से बांधकर वहीं बैठाए रखा और उन्हीं के सामने उनके करीबी लोगों की कब्रों को बर्बाद कर दिया और बाकायदा इसका वीडियो भी बनाया ताकि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बसे अहमदिया मुसलमानों के बीच दहशत फैलाई जा सके। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोगों को मुसलमान ही नहीं माना जाता और इसी वजह से उन पर आए दिन वहां हमले होते रहते हैं। पिछले महीने ही पाकिस्तान की सरकार के इशारे पर वहां पंजाब प्रांत में कई मस्जिदों में तोड़फोड़ हुई थी। वहां 40 से ज्यादा मस्जिदों की मीनारों और गुंबदों को गिरा दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने 1974 में अपने संविधान में संशोधन कर अहमदिया समुदाय को मुस्लिम मानने से इनकार कर दिया था। तभी से वहां के लोग अहमदिया समुदाय के लोगों को निशाना बनाते रहे। यहाँ तक कि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय की मस्जिदें और कब्रिस्तान भी अलग से बनाए गए। पाकिस्तान के मुसलमान अहमदिया समुदाय के लोगों को खुद से अलग मानते हैं और जब चाहे तब उन्हें निशाना बनाते हैं। शेखपुरा में भी कुछ इसी तरह का हमला हुआ, जहां भीड़ ने अहमदिया मुसलमानों के कब्रिस्तान में घुसकर कब्रों को तोड़ा और वहां मौजूद कई शवों पर जूते चप्पल तक बरसाए। उधर बड़ी खबर आई पाकिस्तान से। वहां के बलूचिस्तान प्रांत में 2 दिन पहले हुए धमाके पर अमेरिका ने चिंता जताई। 2 दिन पहले इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रैली के दौरान धमाका हो गया था। पीटीआई कार्यकर्ता और समर्थक इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाए जाने के विरोध में रैली कर रहे थे। चुनाव से 9 दिन पहले हुए इस धमाके की अमेरिका ने निंदा की। अमेरिका के विदेश विभाग ने पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने जा रहे चुनाव से पहले हिंसा पर भी चिंता जताई, क्योंकि इमरान खान की पार्टी ने विस्फोट के लिए सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई को जिम्मेदार बताया था। पीटीआई ने आरोप लगाया कि अपने पाले हुए आतंकियों के जरिए आईएसआई उसके समर्थकों और नेताओं को मौत के घाट उतरवा रही है। 2 दिन पहले बलूचिस्तान के सिबी इलाके में पीटीआई की एक रैली के दौरान एक जोरदार विस्फोट हुआ था, जिसमें इमरान खान की पार्टी के 4 नेता और 6 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। और चुनाव से ठीक 9 दिन पहले हुए इस धमाके से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, क्योंकि 8 फरवरी को ही वहां चुनाव होने वाले हैं। विस्फोट होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जोर जोर से चीखते चिल्लाते दिखे। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। विस्फोट की वजह से पूरे इलाके की सूरत बदल गई। धमाका होते ही वहां चारों तरफ धूल और मलबा बिखर गया। सड़क पर पड़ी एक मोटरसाइकिल कबाड़ बन गई। धमाके की खबर मिलते ही एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां तेजी से हमले की जगह पहुंच गई, क्योंकि शुरुआत में खबर मिली कि धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हैं।
लेकिन बाद में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया और 15 लोग घायल बताए गए। खबरों के मुताबिक रैली के दौरान हुए धमाके में मरने वाले सभी लोग इमरान खान की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे। विस्फोट उस वक्त हुआ जब पीटीआई के कार्यकर्ता इमरान खान को 10 साल जेल की सजा सुनाए जाने के विरोध में मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे थे। मतलब धमाका करने वालों के निशाने पर इमरान खान की पार्टी की रैली में शामिल लोग थे। खबरों के मुताबिक बीते एक हफ्ते में पाकिस्तान में हिंसा काफी बढ़ चुकी है। खासतौर पर पीटीआई के नेताओं और रैलियों को निशाना बनाया गया। बढ़ती हिंसा पर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने भी चिंता जाहिर की। इमरान की पार्टी पीटीआई ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई जेल में बंद इमरान खान का चुनावी खेल बिगाड़ने में जुटी और आरोप लगाया कि इमरान खान के सत्ता में वापसी के डर से ही सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकियों से हाथ मिला लिया है। बलूचिस्तान के सिवी इलाके में पीटीआई की रैली में हुए धमाके की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की पाकिस्तान ब्रांच ने ली। यह आतंकी संगठन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ बताया जाता है और इसी वजह से इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि आईएसआई के इशारे पर ही आतंकियों ने उसकी रैली को निशाना बनाया। इमरान के करीबी अफसरों के अलावा उनकी पार्टी के नेता भी निशाने पर हैं। पीटीआई के एक उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रेहान ज़ेब खान नाम के पीटीआई नेता पर हमला किसने किया ये साफ नहीं हो सका, लेकिन पीटीआई का आरोप है कि आईएसआई और पाकिस्तान की सेना इमरान खान के करीबियों को या तो जेल में ठूस रही है या फिर उन्हें रहस्यमय तरीके से गायब करवा रही है। और खबर तो यह भी सामने आई कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख समेत 10 बड़े अफसर बुरी तरह डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इमरान खान किसी भी तरह पाकिस्तान की सत्ता में वापस आ गए तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और यही वजह रही कि पीटीआई ये बार बार कह रही है कि पाकिस्तान के चुनाव में उनकी लड़ाई सियासी पार्टियों के साथ साथ सेना और आईएसआई से भी है। पीटीआई ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पूर्व सैन्य सचिव ब्रिगेडियर अहमद मोहम्मद लापता हैं और उनके गायब होने के पीछे पाकिस्तान की सेना के खुफिया विंग और आईएसआई के कुछ अफसरों का हाथ है, क्योंकि पीटीआई का आरोप है कि अहमद मोहम्मद को हिरासत में लेकर उन पर इमरान खान के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है। ब्रिगेडियर अहमद मोहम्मद 2020 में इमरान खान सरकार में सैन्य सचिव बनाए गए थे। उन्हें इमरान खान का बेहद करीबी अफसर माना जाता था। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर समेत दूसरे 10 बड़े जनरलों को इस बात का डर सता रहा है कि इमरान के सत्ता में आने के बाद उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसीलिए इमरान सरकार के बड़े अफसरों पर उनके खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है ताकि इमरान खान लंबे वक्त तक जेल में ही रहें। इधर उत्तर प्रदेश के बलिया में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया। वहां बगैर दूल्हों के ही कई लड़कियों की शादी करा दी गई, लेकिन उस सामूहिक विवाह का जो वीडियो सामने आया उसने इस पूरे खेल से पर्दा उठा दिया, क्योंकि उस वीडियो में दुल्हन बनी लड़कियां खुद ही वरमाला पहनती दिखी। शादी के जोड़े में सजी लड़कियों के सामने एक लड़का भी खड़ा दिखा। उसने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी पहन रखी थी। उसके हाथों में भी एक माला दिखाई दी, लेकिन हद तो तब हो गई जब उस लड़के ने वो माला खुद ही पहन ली। थोड़ी देर बाद एक महिला दुल्हनों के पीछे से आई और उस लड़के से कुछ कहा। इसके बाद उस लड़के ने पहनी हुई माला निकाली और सामने खड़ी एक दुल्हन को पहना दी, लेकिन इस दौरान दूसरी लड़कियां खुद ही वरमाला पहनती दिखी, क्योंकि उनके सामने कोई दूल्हा था ही नहीं। 27 जनवरी को हुए इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का वीडियो सामने आने के बाद गड़बड़ी की जानकारी अधिकारियों को हुई। एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। आरोप है कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल 568 जोड़ों में कई को पैसे का लालच देकर विवाह में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार की तरफ से लड़की के बैंक खाते में 35,000 रुपए और 10,000 रुपए का सामान दिया जाता है। आरोप है कि उसी सरकारी पैसे के लिए इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। इधर चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में बीजेपी की जीत के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस मामले में अदालत से जल्द सुनवाई की अपील की गई। एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की। उन्होंने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल कर 4 फरवरी से 10 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत देने की अपील की, ताकि वो राज्यसभा का सदस्य बनने की शपथ लेने के साथ ही बजट सत्र में शामिल हो सके। उनकी अर्जी पर अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया। संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले साल 4 अक्टूबर से ही जेल में बंद है।
उत्तराखंड में सुबह यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा। इसके बाद सरकार इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिया कि सरकार उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक लाकर इसे लागू करेगी। उधर बड़ी खबर आई रांची से। वहां तेजी से बदल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच गठबंधन के विधायक झारखंड से हैदराबाद रवाना हो गए। देर शाम राज्यपाल से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन की पार्टी ने टूट फूट के डर से विधायकों को हैदराबाद भेज दिया, लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन को ईडी ने कोर्ट में पेश किया। वहां सुनवाई के बाद उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में सीधे होटवार जेल भेज दिया गया। उन्होंने कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया था और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद से चंपई सोरेन 2 बार राजभवन पहुंचकर नई सरकार के गठन का दावा पेश कर चुके हैं। हालांकि एक रोज पहले 45 विधायकों का साथ होने का दावा करने के बाद भी चंपई सोरेन को नई सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया और इसी वजह से चंपई सोरेन एक बार फिर राजभवन पहुंचे। वहां उन्होंने एक बार फिर यह दावा किया कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। बताया गया कि इस बार भी उन्हें राज्यपाल की तरफ से आश्वासन ही दिया गया, लेकिन शपथ ग्रहण और नई सरकार के गठन के लिए समय नहीं मिल सका। नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। कल महोदय की तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। राज्यपाल से मुलाकात से पहले चंपई सोरेन ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। रांची के सर्किट हाउस में चंपई सोरेन ने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों से हाजिरी लगवाई। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें सभी विधायक गिनती बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते दिखे। सबसे पहले खुद चंपई सोरेन ने 1 बोलकर गिनती शुरू की। 1 2 3 4 5। बताया गया कि विधायकों की गिनती का ये वीडियो चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भी दिखाया। झारखंड में मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए सत्ताधारी पार्टी जल्द से जल्द नई सरकार के गठन की तैयारी में है। और ईडी ने हेमंत सोरेन पर शिकंजा कस दिया। गिरफ्तारी के 1 दिन बाद हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया गया और सुनवाई के बाद उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि ईडी ने कोर्ट से उनकी 10 दिन की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि हेमंत सोरेन 1 दिन न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इसके बाद पुलिस की एक टीम उन्हें होटवार जेल लेकर पहुंच गई, यानी हेमंत सोरेन की रात होटवार जेल में ही बीतेगी। विशेष अदालत ने ईडी की रिमांड याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और वकीलों के मुताबिक शुक्रवार शाम तक कोर्ट फैसला सुनाएगी। ईडी के रिमांड के लिए जो ऑर्डर होना है कल होना है। वकीलों ने बताया कि कोर्ट में पेशी के दौरान हेमंत सोरेन ने सफाई दी कि ईडी ने बिना किसी सबूत के उन्हें अवैध तरीके से गिरफ्तार किया। कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे हेमंत सोरेन के सैकड़ों समर्थक भी वहां पहुंच गए। कोर्ट के बाहर मौजूद जेएमएम कार्यकर्ताओं और हेमंत सोरेन के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस हेमंत सोरेन को वहां से गाड़ी में बैठाकर सीधे होटवार जेल पहुंच गई। लेकिन अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर कर दी और ईडी के एक्शन को चुनौती दी। हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मसले को रखा। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अपनी गिरफ्तारी को नियमों के विरुद्ध बताया। 60 पन्नों की याचिका में हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए आरोप लगाया कि झारखंड में सरकार गिराने के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारे पर ईडी ने एक्शन लिया, जबकि उनकी याचिका के खिलाफ सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन ने ऐसी ही एक याचिका झारखंड हाई कोर्ट में भी दाखिल की है। इसके बाद हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने जानकारी दी कि हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली जाएगी। यानी गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन झारखंड से लेकर दिल्ली तक कानूनी दांवपेच लगाने में जुट गए। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुबह सुनवाई होगी। झारखंड में हुए जमीन घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक रोज पहले उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले उनसे करीब 7 घंटे तक ईडी के अफसरों ने मुख्यमंत्री आवास में सवाल जवाब किया, लेकिन सवालों के सही जवाब नहीं मिलने की वजह से ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सियासी गहमागहमी भी तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के गठन से पहले टूट फूट के डर से गठबंधन के विधायकों को झारखंड से हैदराबाद भेज दिया गया। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने 2 मोर्चों पर चुनौती खड़ी हो गई। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद पार्टी के सामने गठबंधन को बचाने और जल्द से जल्द नई सरकार के गठन की चुनौती सामने आ गई, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जेएमएम को इस बात का डर है कि नई सरकार के गठन से पहले कहीं गठबंधन में तोड़फोड़ न हो जाए। इससे बचने के लिए विधायकों को झारखंड से हैदराबाद भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक करीब 40 विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद भेजा गया।
हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट के बाहर विधायकों को होटल ले जाने के लिए 2 बसें भी खड़ी नजर आईं। ईडी के एक्शन के बाद झारखंड में न तो कोई मुख्यमंत्री है और न ही कोई सरकार। हालांकि एक रोज पहले हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद जेएमएम के विधायक चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। उन्होंने गठबंधन के 45 विधायकों के समर्थन के साथ राजभवन जाकर नई सरकार के गठन का दावा भी पेश कर दिया था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के गठन से पहले ही चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल पर भी विवाद शुरू हो गया। सूत्रों ने बताया कि जेएमएम के कुछ विधायकों ने हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों को नई सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर विरोध जताया। यानी सरकार के गठन से पहले ही हेमंत सोरेन की पार्टी के अंदर ही कलह शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम के कुछ विधायकों ने नई सरकार के मंत्रिमंडल में दूसरे विधायकों को जगह देने की मांग कर दी, यानी नए चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। मतलब नई सरकार के गठन के बाद भी झारखंड में जारी सियासी उठापटक थम जाएगी, ऐसा कम ही लगता है। क्योंकि खबरें हैं कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे से पहले ही नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी पार्टी में विरोध की आग सुलग गई थी। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन पहले अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते थे। गठबंधन के विधायकों की बैठक में भी वो शामिल हुई थी, लेकिन उनका नाम सामने आते ही हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया था। इसके बाद जब चंपई सोरेन का नाम सामने आया, उस वक्त भी विधायकों ने अंदर ही अंदर नाराजगी जाहिर की थी, ऐसी खबरें हैं। हालांकि सरकार के गठन से पहले जेएमएम ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। उधर ब्रेकिंग न्यूज है रांची से। खबर है कि जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद नहीं भेजा जा सका और उन्हें वापस सर्किट हाउस भेजा जा रहा है। इन सभी विधायकों को चार्टर्ड प्लेन के जरिए हैदराबाद भेजा जा रहा था, लेकिन कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने की वजह से चार्टर्ड प्लेन उड़ान नहीं भर पाया। इसीलिए इन विधायकों को फिर से रांची के सर्किट हाउस लाया जा रहा है। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, तो यानी हैदराबाद नहीं जा रहे अभी ये? नहीं, कोई विधायक जिनको हैदराबाद जाना था, जो सत्ताधारी दल के विधायक यहाँ पर थे, पटना एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे। रांची एयरपोर्ट पर 2 चार्टर फ्लाइट पहले से खड़ी थी यहाँ पर, जिस चार्टर फ्लाइट से इनको हैदराबाद जाना था, लेकिन लो विजिबिलिटी होने की वजह से ये हैदराबाद नहीं जा सके और ये सभी विधायक फिर से एक बार रांची सर्किट हाउस में लौट आए हैं और अब ये यहीं पर रहेंगे जब तक कि राज्यपाल की ओर से ये नहीं कहा जाता है कि कब शपथ ग्रहण के लिए उन्हें बुलाया जाता है। चंपई सोरेन शाम में पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने के लिए तकरीबन 5:30 बजे के करीब, जिसमें राज्यपाल की तरफ से ये कहा गया कि उनको कल जानकारी दी जाएगी कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी और क्या करना है। तो ऐसे आलम में सभी विधायक यहाँ से हैदराबाद जा रहे थे, लेकिन चार्टर फ्लाइट लो विजिबिलिटी होने की वजह से उड़ नहीं पाई और सभी विधायक एक बार फिर से रांची सर्किट हाउस में लौट आए हैं। शुक्रिया चंद्रमोहन आपका। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जा मामले पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने 8 दिन तक इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट को यह तय करना है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीजापुर में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के घर वालों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। 2 दिन पहले नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए थे। सरकार ने साफ किया कि केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली मुआवजे की राशि के अलावा 10 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के पालघर में एक पार्किंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की वजह से वहां रखी करीब 7 गाड़ियां जलकर बर्बाद हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। इधर बिहार के समस्तीपुर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। वहां एक ट्रक पलटने से उसके नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद वहां रहने वाले लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने जैसे ही पुलिस की गाड़ी देखी उस पर धावा बोल दिया। उस हादसे के बाद जब पुलिस उस इलाके में पहुंची तो गुस्साए लोगों ने उनको घेर लिया। लेकिन बात सिर्फ पुलिस की गाड़ी के घेरने पर ही खत्म नहीं हुई, उन्होंने उस गाड़ी पर हमला करना शुरू कर दिया। तस्वीरों में एक आदमी उस गाड़ी के शीशे पर पत्थर से हमला करता नजर आया। इसके बाद तो उन लोगों में उस शीशे को तोड़ने की होड़ मच गई। वहां खड़े एक आदमी ने अपनी लाठी उठाई और उस शीशे पर हमला कर दिया। उस शीशे पर तब तक लाठियां मारता रहा जब तक वो टूट नहीं गया। इसके बाद पुलिस उस गाड़ी से बाहर आई और उन लोगों को समझाया, लेकिन वो लोग कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने पुलिस की बात सुनने के बजाय हंगामा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन लोगों का आरोप है कि हादसे की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस को वहां पहुंचने में घंटों लग गए। इसके अलावा ट्रक की चपेट में आए उन दोनों लोगों के शव काफी देर तक वहीं पड़े रहे और इसी वजह से लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने रास्ता जाम कर दिया। हादसे के बाद उस सड़क पर लोगों का सैलाब उमड़ आया
और वो उन दोनों का शव रखकर हंगामा करने लगे। बताया गया कि वो ट्रक गिट्टी से लदा हुआ था और वजन ज्यादा होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो उस सड़क से गुजर रही एक मोटरसाइकिल पर पलट गया, जिसकी वजह से उस पर सवार दोनों लोग उसके नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद उस इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। इसकी वजह से वहां से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई, लेकिन वो लोग उस ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे। वहां से आई तस्वीरों में वो ट्रक उस मोटरसाइकिल पर पलटा नजर आया और उसके नीचे एक आदमी का शव भी दबा दिखाई दिया। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह के कार हादसे का एक डराने वाला वीडियो सामने आया। उस वीडियो में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर उनकी कार सड़क से नीचे उतरकर एक रेलिंग से टकराती नजर आई। 2 दिन पहले हुए इस हादसे में मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह की मौत हो गई थी। क्योंकि यह हादसा इतना भयानक था कि रेलिंग से टकराने के बाद कार के परखचे उड़ गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया। उसमें राजस्थान के अलवर के पास दिल्ली की तरफ से जाने वाली एक तेज रफ्तार कार अचानक सड़क से नीचे उतरती दिखाई दी। बताया गया कि कार करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। इसी वजह से सड़क से उतरने के बाद वो चंद सेकंड में सामने मौजूद एक कंक्रीट की रेलिंग से टकरा गई। हादसे के वक्त कार में मानवेंद्र सिंह, उनकी पत्नी चित्रा सिंह, उनके बेटे हमीर सिंह और ड्राइवर दिनेश रावत मौजूद थे। 3 जेंट्स और एक लेडीज थी, एक उनका पप्पी था। जो चित्रा सिंह जी थी उनकी धर्मपत्नी थी श्री मानवेंद्र सिंह जी की, वो यहाँ पे क्रिटिकल पोजीशन में थी। फौरन सभी को अलवर इलाज के लिए पहुंचाया गया, जहां चित्रा सिंह की मौत हो गई। बाद में बाकी लोगों को दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त चित्रा सिंह पीछे वाली सीट पर बैठी थी, जबकि मानवेंद्र सिंह आगे वाली सीट पर थे। बताया गया कि एयरबैग खुलने की वजह से उनकी और ड्राइवर की जान बच गई। उधर बड़ी खबर आई श्रीलंका से। वहां एक बार फिर आर्थिक संकट की वजह से विद्रोह जैसे हालात बन गए। वहां की सरकार ने जैसे ही टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया, देश में प्रदर्शनों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया। श्रीलंका सरकार के इस फैसले के बाद वहां की राजधानी कोलंबो में विपक्षी पार्टी ने एक मार्च निकाला। विपक्षी पार्टियों की अगुवाई में किया गया यह विरोध प्रदर्शन श्रीलंका की सरकार के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि वहां हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में करीब 10,000 प्रदर्शनकारी वहां के विपक्ष के नेता के बुलावे पर राष्ट्रपति भवन का घेराव करने निकल पड़े। और जब उनका सामना पुलिस से हुआ तो बवाल मच गया, क्योंकि विरोध मार्च के साथ चल रहे 10,000 प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस वाले भी पूरी तरह तैयार दिखे। पुलिस वालों ने उन्हें रोकने के लिए एक साथ खड़े होकर एक मजबूत दीवार बना ली, लेकिन उनमें कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस वालों के कपड़े खींचते हुए उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करते दिखे। और जैसे ही हंगामा बढ़ा, पुलिस वालों ने उनके खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी। धक्का मुक्की बढ़ी तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की तेज धार जैसे ही प्रदर्शनकारियों पर पड़ी, उनमें कुछ लोग पीछे हटना शुरू हो गए। हालांकि इसके बावजूद ये मार्च नहीं रुका। हजारों लोग आगे बढ़ते गए और फिर उन्हें रोकने के लिए पुलिस वालों ने वहां आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसका असर यह हुआ कि प्रदर्शन कर रही भीड़ तितर बितर हो गई। लेकिन लोगों का गुस्सा फिर भी नहीं थमा, क्योंकि श्रीलंका की जनता को यह डर सताने लगा कि कहीं उनका हाल फिर से 2022 जैसा न हो जाए। 2 साल पहले श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इस तरह से चरमराई थी कि श्रीलंका के दिवालिया होने की नौबत आ गई थी। और 2 साल बाद श्रीलंका फिर उसी राह पर जाता दिखने लगा, क्योंकि वहां एक बार फिर 2022 जैसे ही हालात बनते दिखाई दिए। 2 साल पहले जब श्रीलंका का आर्थिक ढांचा बर्बाद हुआ था, तब वहां के लोगों को खाने के लाले पड़ गए। उस दौरान गोटाबाया राजपक्षे की सरकार श्रीलंका को संभालने में पूरी तरह फेल साबित हुई थी। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा भी जमा लिया था। और राष्ट्रपति भवन से आई तस्वीरों में दिखा था कि वहां की जनता किस कदर भड़की हुई थी। हालांकि श्रीलंका में मची उस उथल पुथल के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को कर्ज देकर उबारने वाली संस्था IMF ने उसे मदद देने का ऐलान किया था और कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ी रकम भी मुहैया करा दी थी। माना जा रहा है कि उसी कर्ज को चुकाने के लिए वहां की मौजूदा सरकार ने टैक्स में बढ़ोतरी का फैसला लिया। और इसी फैसले से वहां एक बार फिर विरोध की चिंगारी भड़क उठी, क्योंकि वहां के मौजूदा राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने जनता के कंधों पर टैक्स के बोझ को और बढ़ा दिया। और जैसे ही यह फैसला लिया गया, श्रीलंका के लोगों के सब्र ने जवाब दे दिया। जानकारी के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे के निर्देशों पर वहां की सरकार ने वैट को अचानक 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया। और वहां की विपक्षी पार्टियों का मानना है कि इस फैसले से श्रीलंका के 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों के सामने खाने का संकट तक खड़ा हो सकता है। हालांकि वहां की सरकार का दावा है कि ऐसा उसने IMF की कर्ज को लौटाने के लिए किया। मतलब सीधे शब्दों में श्रीलंका की सरकार वहां की जनता पर
टैक्स का बोझ बढ़ाकर IMF के पैसे लौटाने की कोशिश में है। इसी बात ने वहां की जनता का पारा चढ़ा दिया, जिसका असर ये हुआ कि हजारों हजार लोग राजधानी कोलंबो की सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। इधर दिल्ली समेत कई राज्यों में गैंग वॉर की आशंका जताई गई। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बमीहा गैंग के बीच बड़ी गैंग वॉर छिड़ सकती है। खबर है कि इस आशंका को देखते हुए हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाशों की हाल ही में हुई हत्या के बाद लॉरेंस के गुर्गे बदला लेने की ताक में हैं। झारखंड में JSSC की CGL परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने CBI जांच की मांग की। झारखंड में सरकारी पदों पर भर्ती के लिए ली जाने वाली यह परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी। इस मुद्दे पर एक दिन पहले रांची समेत झारखंड के कई शहरों में बवाल भी हो चुका है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नाबालिग के गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में कुल 4 लोग शामिल थे और इनमें एक आरोपी ने पीड़ित नाबालिग के माता-पिता से मारपीट भी की थी। उधर बड़ी खबर आई ज्ञानवापी केस से जुड़ी। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा शुरू हो गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष सुबह 4 बजे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से इनकार के बाद उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। शाम होते होते हिंदू पक्ष ने भी हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी और अदालत से अपील की कि हिंदू पक्ष की दलील सुने बिना कोई फैसला न लिया जाए। लेकिन इससे पहले वाराणसी कोर्ट के फैसला देने के 12 घंटे के अंदर ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में विधि विधान से पूजा की गई। एक दिन पहले इस मामले में फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश की वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया था और जिला प्रशासन को इसकी व्यवस्था के लिए 7 दिन का समय दिया था। लेकिन फैसला आने के 12 घंटे के अंदर ही ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा शुरू हो गई। तहखाने में पुजारी सुबह सुबह विधि विधान से पूजा और आरती करते दिखे और तहखाने में मंत्रोच्चार और घंटी की आवाज गूंज उठी। ज्ञानवापी के इस तहखाने को व्यास जी का तहखाना कहते हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष के मुताबिक करीब 30 साल पहले तक इस तहखाने में पुजारी सोमनाथ व्यास का परिवार पूजा करता था और कोर्ट के आदेश के बाद इस तहखाने में एक बार फिर पूजा होने लगी। ये तहखाना ज्ञानवापी परिसर में नंदी की प्रतिमा के सामने है और हिंदू पक्ष इसी की दलील देते हुए कहता है कि अगर उधर मंदिर नहीं होता तो नंदी का मुंह उधर नहीं होता, क्योंकि मान्यता है कि नंदी का मुंह जिधर होता है शिवलिंग उसी तरफ होता है। हिंदू पक्ष की ये दलीलें मुस्लिम पक्ष नहीं मानता, लेकिन वाराणसी कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष खुश हो गया क्योंकि उसे ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया। और कोर्ट का फैसला आने के कुछ ही घंटे के अंदर वहां पूजा शुरू हो गई। हिंदू पक्ष ने इसका जश्न भी आधी रात में ही मनाया, क्योंकि सुबह की आरती से पहले आधी रात को ही ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा की गई। पूजा होते ही मंदिर के बाहर मौजूद श्रद्धालुओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और हर हर महादेव का जयकारा लगाया। हर हर महादेव। आधी रात को व्यास जी के तहखाने में जो पूजा हुई उसकी भी तस्वीर आई और पुजारी उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदगी में पूजा करते दिखे। ये पूजा करीब 1 घंटे तक चली और इसके लिए रात में ही प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए। गंगा जल से तहखाने का शुद्धिकरण कराया गया। पुजारी सोमनाथ व्यास के परिवार ने जानकारी दी कि वहां वैसे ही पूजा हुई जैसी करीब 30 साल पहले तक होती थी। और इसकी शुरुआत वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद आधी रात को कर दी गई। पूजा से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर हलचल दिखी। वाराणसी के डीएम SS राजलिंगम और पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन रात में ही काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए। लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम है, पूरे सुरक्षा की व्यवस्था है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पूजा से पहले प्रशासन ने ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने के पास से बैरिकेडिंग हटवाई और पूजा के इंतजाम में जुट गया। एक दिन पहले वाराणसी कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत दोपहर करीब 3 बजे दी थी। इसके करीब 4 घंटे बाद शाम 7 बजे ही काशी विश्वनाथ धाम यानी ज्ञानवापी परिसर के आसपास हलचल होनी शुरू हो गई और फिर रात के करीब 12:30 बजे पूजा शुरू हुई, जो करीब 1 घंटा चली और फिर अगली सुबह भी तहखाने में पूजा की गई। इस दौरान ज्ञानवापी परिसर के आसपास रात भर हलचल रही। राष्ट्रीय हिंदू दल नाम के एक हिंदूवादी संगठन ने तो काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते पर लगे साइन बोर्ड से ही छेड़छाड़ कर डाली और साइन बोर्ड पर लिखे ज्ञानवापी मस्जिद में मस्जिद पर मंदिर लिखा पोस्टर चिपका दिया। मस्जिद पर मंदिर लिखा पोस्टर लगाने वाले ये लोग
राष्ट्रीय हिंदू दल नाम के एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता बताए गए। इन लोगों ने साइन बोर्ड से छेड़छाड़ के बाद वहां जयकारा भी लगाया। इन लोगों ने 2 दिन पहले ही साइन बोर्ड पर ज्ञानवापी मस्जिद लिखे जाने पर आपत्ति जताई थी। इन लोगों ने सीएम को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन वाराणसी कोर्ट का फैसला आते ही इन लोगों ने जोश में आकर साइन बोर्ड पर लिखे मस्जिद पर मंदिर लिखा पोस्टर चिपका दिया। लेकिन वाराणसी कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष नाराज दिखा। अदालत के फैसले के अगले दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ी, लेकिन नमाज पढ़कर बाहर आए ये लोग नाराज दिखे। मीडिया के लोग वाराणसी कोर्ट के फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन इन लोगों ने हाथ हिलाकर बोलने से ही मना कर दिया। एक शख्स तो भड़क ही गया। मीडिया वालों को मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इस बात से साफ इनकार किया कि तहखाने में पूजा होती थी। कभी पूजा वहाँ नहीं हुई। एक भी एविडेंस दिखा दें कि यहाँ पर बयाज जी का कब्जा था, जो कहिएगा सो। इस मामले में मुस्लिम पक्ष सुबह 4 बजे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और चीफ जस्टिस के सामने दस्तावेज पेश करते हुए तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके बाद हिंदू पक्ष ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया, यानी हिंदू पक्ष के वकीलों ने अदालत से मांग की कि उनका पक्ष सुने बिना या नोटिस दिए बिना कोई फैसला न लिया जाए। इधर लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने नई संसद में पहली बार बजट पेश किया। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए इसकी जानकारी दी। I do not propose to make any changes relating to taxation. अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने अगले 5 साल में 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवास देने का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसका ऐलान किया था। इसके तहत केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री के मुताबिक इस योजना से हर परिवार 1 महीने में करीब 300 यूनिट तक बिजली बचा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के अंतरिम बजट को 2047 के विकसित भारत की नींव बताया। युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट की वजह से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। आरोप लगा कि वहां पेट्रोल के पैसे मांगने पर उस पेट्रोल पंप के कई कर्मचारियों की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। और इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें करीब 1 दर्जन लड़के उस पेट्रोल पंप पर उत्पात मचाते दिखे। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ वहां हमला किया, क्योंकि एक वीडियो में वो गाड़ी भी दिखी जिसमें सवार होकर कई लड़के वहां पहुंचे। गाड़ी की अगली सीट से सफेद शर्ट वाला लड़का बाहर निकला, इसके बाद सब उसके पीछे चल दिए। कुछ लड़के कार से रॉड, डंडे और बैट भी निकालते दिखे। पंप पर पहुंचते ही वो लोग पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर टूट पड़े। अचानक हुए इस हमले से वहां तेल भराने आए लोग भी खौफ में आ गए, क्योंकि वो लड़के उस कर्मचारी को गिराकर बुरी तरह पीटने लगे। कई लड़के पैर से मारते दिखे तो कुछ ने डंडे और बैट से हमला किया। हालांकि पेट्रोल पंप के उस कर्मचारी की मदद के लिए उसके कई साथी भी आ गए। उन्होंने किसी तरह अपने साथी को उन लड़कों के चंगुल से छुड़ाया। लेकिन ये लड़ाई इतने पर ही खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो लड़के पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। फिर उन्होंने दोबारा हमला कर दिया और इस बार एक लड़के ने उस पेट्रोल पंप के एक दूसरे कर्मचारी पर डंडे से वार किया, जिसके जवाब में उस कर्मचारी ने पेट्रोल भरने वाला पाइप ही फेंककर उसे मार दिया। इस पलटवार से हमलावर लड़के और ज्यादा भड़क गए। उन्होंने घेर कर उस पर बैट और डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान जिसके हाथ जो चीज लगी उसने उसी से हमला शुरू कर दिया। एक पेट्रोल पंप कर्मी ने तो लोहे के उस पोल को ही उठा लिया जिसे गाड़ियों को रोकने के लिए वहां लगाया गया था। उसने वो पोल एक हमलावर की पीठ पर दे मारा। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और उन लड़कों के बीच ये लड़ाई काफी देर तक चलती रही। इस दौरान वहां दहशत का माहौल बना रहा। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मियों के जवाबी हमले के बाद वो लड़के वहां से भाग गए। 3 लोग पेट्रोल भरवाने के लिए गए हुए थे। इसमें पैसे को पेट्रोल का पैसा देने के संबंध में कुछ विवाद हुआ। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कई आरोपियों को दबोच लिया और बाकी लोगों की तलाश में जुट गई। इस बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 2 शहरों पर कब्जा करने का दावा करने वाली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने दुनिया के सामने सीना ठोक के ऐलान किया था कि उसने बलूचिस्तान के बुलान और माच दोनों शहरों से BLA को खदेड़ दिया। लेकिन BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक वीडियो जारी कर पाकिस्तान के इस दावे की हवा निकाल दी, क्योंकि इस वीडियो में BLA के लड़ाके माच की एक मस्जिद से लोगों को निर्देश देते सुनाई दिए।
केवलम पावा के जड़ी हालत से और सा वक्त कम बीएलए ने ये वीडियो जारी कर पाकिस्तान को ये संदेश देने की कोशिश की कि बोलान और माच दोनों पर उसी का कब्जा है। हालांकि बीएलए के लड़ाके यही नहीं रुके, उन्होंने विदेशी मीडिया को माच और बोलान आने का भी न्योता दिया। और तो और बीएलए ने एक बयान जारी कर ये भरोसा भी दिया कि अगर कोई विदेशी पत्रकार उसके कंट्रोल वाले इलाके में आना चाहे तो वो उसे सुरक्षा भी मुहैया कराएंगे। मतलब एक तरह से उसने ये जताने की कोशिश की कि इन शहरों पर अब पाकिस्तान नहीं बल्कि बीएलए का राज है। और इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये मानने को राजी नहीं है कि उसकी सेना को बलूचिस्तान से पीछे हटना पड़ा था। बीएलए ने 2 दिन पहले बलूचिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना के अड्डों पर बम बरसाए थे और दावा किया कि उसके किए हमलों में पाकिस्तानी सेना के 45 से ज्यादा जवानों की जान चली गई। लेकिन पाकिस्तान ने उसके इस दावे को कोरा झूठ बताया। पहले तो पाकिस्तान ने यह कहा कि उसकी सेना ने बीएलए के मंसूबों पर पानी फेर दिया, लेकिन जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने एक के बाद एक वीडियो जारी किए तो पाकिस्तानी सेना बैकफुट पर आ गई और आखिरकार उसने ये बात मान ही ली कि बीएलए के हमलों ने उसकी सेना को नुकसान पहुंचाया। हालांकि पाकिस्तानी सेना के मुताबिक बोलान और माच में हुए हमलों में उसके 4 जवान और 2 नागरिक मारे गए। इसके अलावा उसने रॉकेट हमलों और बमबारी की बात पर भी हामी भरी। पाकिस्तान ने तो ये तक कह दिया कि इस दौरान बीएलए ने आत्मघाती हमलावरों का भी सहारा लिया। मतलब कुल मिलाकर उसने ये बात मान ली है कि बीएलए ने बलूचिस्तान में तगड़ी चोट पहुंचाई है। लेकिन साथ ही उसने अपनी शेखी बघारने के लिए ये दावा भी किया कि उसकी फौज ने बीएलए को करारा जवाब दिया। हालांकि बोलान और माच पर बीएलए के कब्जे के दावे पर पाकिस्तानी सेना ने चुप्पी साध ली, जबकि एक दिन पहले उसने बीएलए के इस दावे को सफेद झूठ बताया था। लेकिन आज जब बीएलए ने वीडियो जारी कर विदेशी मीडिया को वहां आने की इजाजत दी तो पाकिस्तान के सुर बदल गए। इधर बिहार के रोहतास में एक घर के अंदर तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। डर यह था कि कहीं वो तेंदुआ घर के लोगों पर हमला न कर दे, लेकिन उस घर में मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उस तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया और इसकी वजह से वो तेंदुआ बुरी तरह गुर्राने और दहाड़ने लगा। देखकर ऐसा लगा जैसे कमरे में बंद होने से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो तेंदुआ कमरे में एक खिड़की से दूसरी खिड़की पर कूदता नजर आया, लेकिन खिड़की पर लोहे की ग्रिल लगी होने की वजह से उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। इस वजह से वो जोर जोर से गुर्राता और दहाड़ता भी दिखाई दिया। कई बार उसने खिड़की पर पंजे भी मारे। घर में तेंदुए के घुसने की खबर फौरन पुलिस और वन विभाग को दी गई। इसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वन विभाग का एक कर्मचारी तेंदुए को बेहोश करने के लिए एक गन लेकर कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हो गया, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वो उस पर निशाना नहीं साध सका। हालांकि देर रात वो तेंदुआ वहां से भाग निकला। वन विभाग के मुताबिक कमरे से भागने के चक्कर में वो तेंदुआ घायल भी हो गया, क्योंकि उसके खून के धब्बे मकान की दीवारों पर मिले। हालांकि वन विभाग की टीम उसे ढूंढने और पकड़ने में जुटी रही, लेकिन कई घंटों के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। इस बीच हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि सूरज भान उर्फ बल्लू पहलवान नाम के गैंगस्टर की हत्या लॉरेंस बिश्नोई के करीबी माने जाने वाले गैंगस्टर कपिल सांगवान के इशारे पर हुई। 2 दिन पहले दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में बल्लू पहलवान की कार सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बल्लू पहलवान गैंगस्टर कपिल सांगवान का बेहद खास था, लेकिन कार से आए 2 बदमाशों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 11 में हुई इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया। उसमें बल्लू पहलवान एक जिम से निकलता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो अपनी बाइक पर बैठा, वहां से कुछ दूरी पर खड़ी एक कार से उतरकर 2 बदमाश दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए। इससे पहले कि बल्लू कुछ समझ पाता, उन दोनों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी। बताया गया कि दोनों बदमाशों ने 8 सेकंड में करीब 18 गोलियां चलाईं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अमेरिका में छिपे और लॉरेंस बिश्नोई के करीबी माने जाने वाले गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के इशारे पर बल्लू पहलवान की हत्या की गई। आरोप है कि कुछ साल पहले बल्लू के ऑफिस में नंदू के जीजा की हत्या मनजोत महल नाम के गैंगस्टर ने करवा दी थी और इसी वजह से बल्लू को कोर्ट में तिहाड़ जेल में बंद मंजीत महल के खिलाफ गवाही देनी थी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि बल्लू इसके लिए राजी नहीं हो रहा था। इसी वजह से पुलिस इस बात की आशंका जता रही है कि गवाही नहीं देने से नाराज नंदू ने अपने गुर्गों की मदद से बल्लू पहलवान का मर्डर करवा दिया। इधर महाराष्ट्र के अकोला में एक कॉलेज में किए गए नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज के अफजल खां को मारने पर दो पक्ष आमने सामने आ गए।
आरोप है कि कॉलेज में पढ़ने वाले एक समुदाय के कुछ लड़कों ने नाटक करने वाले छात्रों को धमकी भी दी। अफजल खान बीजापुर सल्तनत का सेनापति था। उसे 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मार दिया था। और इसी घटना को नाटक में दोहराने पर कॉलेज में पढ़ने वाले एक समुदाय के छात्रों ने वहां बवाल कर दिया। बताया गया कि 28 जनवरी को अकोला के एक कॉलेज में छत्रपति शिवाजी महाराज पर छात्रों ने एक नाटक किया था। उस नाटक में शिवाजी का किरदार निभाने वाला छात्र अफजल खां की बाग नख से हत्या करता दिखाई दिया। दावा है कि नाटक के इसी सीन पर कॉलेज में पढ़ने वाले एक समुदाय के कुछ छात्र भड़क गए। आरोप है कि उन लोगों ने नाटक करने वाले छात्रों को माफी मांगने और ऐसा नहीं करने पर मारपीट करने की धमकी दी। लेकिन इस घटना पर एक हिंदूवादी संगठन के लोग आग बबूला हो गए। विरोध जताने के लिए उस संगठन के लोगों ने कॉलेज में जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में उस समुदाय के 3 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। लेकिन इस घटना की वजह से पूरे कॉलेज में तनाव फैल गया। इस बीच छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से हैरान कर देने वाली यह खबर सामने आई। वहां सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों की 20 मीटर से ज्यादा लंबी एक सुरंग को ढूंढ निकाला। नक्सली सुरक्षा बल से छिपने के लिए उस सुरंग को बंकर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जवानों ने नक्सलियों के सबसे खुफिया ठिकाने पर धावा बोल दिया। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सीमा पर बनी इस सुरंग की लंबाई 20 मीटर से ज्यादा बताई गई और इसके अंदर छिपकर ही नक्सली सुरक्षा बल के जवानों को चकमा दे रहे थे। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने उनके सुरक्षित अड्डे को ढूंढ निकाला। बताया गया कि हमलों के दौरान नक्सली खुद को महफूज रखने के लिए सुरंग में घुस जाते थे और सुरंग के रास्तों को लकड़ियों और मिट्टी से ढक दिया जाता था ताकि आसानी से इसका पता नहीं लगाया जा सके। माना जा रहा है कि इस सुरंग को नक्सली अपनी ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। एक रोज पहले सीआरपीएफ के जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद से ही वहां तलाशी अभियान तेज कर दिया गया और तलाशी के दौरान ही जवानों को ये सुरंग मिल गई। और बताया गया कि मुठभेड़ के दौरान जवानों को भारी पड़ते देख नक्सली वहां से भागे और ताबड़तोड़ फायरिंग से बचने के लिए इसी सुरंग में छिप गए। लेकिन जवानों ने भी हार नहीं मानी और नक्सलियों की टोली पर हमला करते हुए उनमें 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया। और सुरंग के आसपास नक्सलियों के छिपाए गए बम भी बरामद कर लिए। इसके साथ ही जवानों को नक्सलियों के बनाए कुछ स्मारक भी मिले और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। असल में बीजापुर का ये इलाका नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है। ये वही इलाका है जहां साल 2021 में नक्सलियों ने बड़े पैमाने पर विस्फोटक लगा दिए थे और इसकी वजह से 21 जवानों की जान चली गई थी। एक रोज पहले भी इसी इलाके में मुठभेड़ हुई जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए और 15 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद वहां तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। मुठभेड़ में घायल हुए जवानों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। मजबूती के साथ, साहस के साथ उन्होंने मुकाबला किया। ये हौसले बुलंद हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने का वादा किया। उधर अफ्रीकी देश केन्या में उस वक्त हाहाकार मच गया जब वहां की राजधानी नायरोबी में भीषण आग लग गई। आग की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। नायरोबी के कमर्शियल इलाके में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। इसके बाद तो वहां आग का ऐसा तांडव मचा कि पूरा इलाका लाल नजर आया। आग की लपटें और धुएं के गुबार के सिवाय वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। आग इतने बड़े इलाके में फैल चुकी थी कि उसका धुआं कई किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगा। इस दौरान वहां मौजूद दमकल कर्मी लगातार आग पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। आग बुझाने के लिए एक मोटे पाइप से पानी डाला गया और उससे इतनी तेज प्रेशर में पानी आ रहा था कि उसे पकड़ने के लिए 6-7 दमकल कर्मियों को लगना पड़ा। तस्वीरों में वहां लोगों की भारी भीड़ भी नजर आई और वो आग के इस विकराल रूप को देखकर दंग रह गए। बताया गया कि दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में पूरी रात लग गई, जिसकी वजह से वहां भारी नुकसान की आशंका जताई गई। इधर शरद पवार के पोते रोहित पवार एक बार फिर ईडी दफ्तर में पेश हुए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते रोहित पवार से ईडी ने दूसरी बार पूछताछ की। ये पूछताछ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक महिला को जलाकर मार डालने का आरोप उसके पति पर लगाया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पेट्रोल डालकर उस महिला को जिंदा जला दिया। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कल जाके खत्म कर दिया मम्मी को। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक हिस्ट्री शीटर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक घरेलू विवाद की वजह से उसने ये कदम उठाया।
बताया गया कि राजकुमार नाम का ये हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों में आरोपी था। अवैध तमंचे से करपट्टी पे फायर कर दिया, इसमें उसकी मृत्यु हो गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां 32 साल के एक लड़के को शादी के लिए ईडी का नकली अधिकारी बनना भारी पड़ गया। शादी से एक दिन पहले लड़की के परिवार वालों को इसका पता चल गया और उस लड़की के गुस्साए परिवार वालों ने लोगों के बीच उससे उठक बैठक करवाई। इसके बाद तो उन लोगों ने उस लड़के के दोनों हाथ बांध दिए और उसे खींचते हुए भीड़ वाली सड़क पर घुमाते नजर आए। यानी सबक सिखाने के लिए उन लोगों ने उसका जुलूस निकाल दिया और उसे लेकर ईडी दफ्तर पहुंच गए। वहां ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान उनमें एक आदमी हेलमेट से उसके सिर पर मारता दिखाई दिया, जबकि वहां खड़े दूसरे आदमी ने डंडे से उसके गर्दन पर वार कर दिया। तभी वहां मौजूद एक और आदमी ने उसे जोर से लात मार दी और जब वो चीखने लगा तो उसे थप्पड़ जड़ दिया। इस बीच लड़की के परिवार के एक सदस्य ने उन्हें मारपीट करने से रोका, लेकिन वहां मौजूद बाकी लोग भड़क गए और उस लड़के के साथ धक्का मुक्की करते रहे। और इसके बाद ईडी दफ्तर के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। बताया गया कि उस लड़के ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए एक लड़की से दोस्ती की और फिर कुछ महीनों में शादी की पेशकश कर दी और शादी के लिए खुद को ईडी का अधिकारी बता दिया। यहां तक कि उसने अपने नाम का फर्जी आई कार्ड भी बनवा लिया था, जो दिखने में ईडी के किसी अधिकारी के आई कार्ड जैसा ही नजर आया। लड़की के परिवार वालों के मुताबिक शादी से कुछ दिनों पहले ही उस लड़के ने पैसों की मांग शुरू कर दी। इसके बाद उन्हें उस लड़के पर शक हो गया और उसकी जांच करने के लिए वो लोग उत्तर 24 परगना के ईडी दफ्तर पहुंच गए। वहां उन्होंने उसके बारे में पूछताछ की तो ठगी का पता चल गया। এখানকার সমস্ত দাদাদের জিজ্ঞেস করেছি এবং ইডি 6 নম্বর দপ্তরে গেছি। लड़की के परिवार वालों ने आरोपी लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने उस लड़की से कई बार पैसे लिए और शादी से एक दिन पहले भी वो बहाने बनाकर पैसों की मांग कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया। इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक सड़क हादसे की खौफ से भर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क से गुजर रहे एक लड़के को रौंद दिया। हादसा उस वक्त हुआ जब वो लड़का सड़क किनारे अचानक गिर गया और अचानक लहराते हुए सड़क पर गिर गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इतने में पीछे से आई एक कार ने उसे रौंद दिया। बताया गया कि उस रास्ते पर चलते वक्त ही उस लड़के को हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से वो सड़क पर मुंह के बल गिर गया और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कार चलाने वाले को संभलने का मौका ही नहीं मिला और उसने कार सीधे उस लड़के के सिर के ऊपर चढ़ा दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा शुरू होने के पहले ही दिन कई शहरों में जबरदस्त हंगामा हो गया। भागलपुर, भोजपुर, जहानाबाद, छपरा समेत कई शहरों में परीक्षा केंद्रों से बवाल की तस्वीरें सामने आई। भागलपुर और नालंदा में तो छात्रों ने आरोप लगाया कि वहां तय वक्त से पहले ही परीक्षा केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए और इससे परेशान होकर कई छात्राएं दीवार फांदकर एक परीक्षा केंद्र में दाखिल होंगी। बताया गया कि प्रवेश न मिलने की वजह से बड़ी संख्या में छात्राएं वहां मेन गेट के बाहर करीब आधे घंटे तक खड़ी रहीं। इस दौरान उनके परिवार के लोग भी वहां मौजूद रहे, लेकिन जब वो गेट नहीं खोला गया तो उन्होंने छात्राओं को दीवार फांदकर अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहाँ एक या दो नहीं बल्कि कई छात्राएं एक एक कर दीवार पर चढ़कर अंदर घुसती दिखी। आरोप लगा कि वो छात्राएं उस परीक्षा केंद्र में देरी से पहुंची थी, इसलिए वहाँ के स्टाफ ने गेट नहीं खोला। 9 बजे आए थे, पहले ही गेट बंद कर दिया गया। और भागलपुर की तरह नालंदा में भी छात्राओं ने जोरदार हंगामा किया। वहाँ गेट बंद होने के बाद छात्राएं परीक्षा केंद्र में घुसने के लिए बाउंड्री वॉल पर चढ़ गईं और वहाँ पुलिसकर्मी डंडे लेकर उन्हें रोकते नजर आए। इससे भड़की छात्राएं परीक्षा केंद्र के बाहर बीच सड़क पर बैठ गईं। लेकिन भोजपुर जिले से जो खबरें आई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वहां परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए इतनी सख्ती बरती गई कि छात्राएं रोने लगी। बताया गया कि कुछ छात्राएं तो रोते हुए बेहोश होकर गिर गईं। आरोप लगा कि परीक्षा केंद्र में उन्हें पहले एंट्री दी गई, फिर बाहर निकाल दिया गया और इसके बाद तो छात्राएं वहां रोती बिलखती नजर आईं। 9-2 में गेट खोला है, अंदर ले गया है, धक्का मार के निकाला है। बड़ी संख्या में छात्राएं उस परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए बार बार अपील करती रहीं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि वो परीक्षा केंद्र में 8:55 पर ही पहुंच गई थी, लेकिन वहां के स्टाफ ने देरी से गेट खोला। 2 मिनट मायने रखता है, 5 मिनट मायने नहीं रखता है। इस दौरान वो छात्राएं वहां सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के सामने हाथ जोड़कर अपील करती नजर आईं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें प्रवेश की इजाजत नहीं मिली।
बेटी बचाओ बेटी, हम लोग इतना रात रात के जाकर पढ़े तो घर वाले नहीं पढ़ा रहे। वहां गुस्साई छात्राओं ने जिला प्रशासन और परीक्षा के लिए की गई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। इसके साथ ही प्रशासन पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगा दिया गया। और बिहार में भोजपुर के साथ ही छपरा और जहानाबाद से भी परीक्षा के दौरान बदइंतजामी की खबरें सामने आई। जहानाबाद में तो पुलिस ने एक परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ी छात्राओं के परिवार के लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया और ऐसा लगा मानो पुलिसकर्मी किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों को खदेड़ रहे हों। जहानाबाद में बीच सड़क पर पुलिस के जवान डंडे लेकर कुछ लोगों के पीछे भागते नजर आए और वहां से एक लड़के को पकड़कर खींचते हुए उसे दूसरी तरफ ले जाते दिखे। इस दौरान उसकी पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की हो गई और उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। इस बीच वहां उस परीक्षा केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में छात्राएं खड़ी दिखी। 9 बजे के बाद 40-50 लड़की आई है, उसको इंटर नहीं करने दिया, गेट तोड़ दिया। जहानाबाद के अलावा छपरा में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। वहां परीक्षा केंद्र में प्रवेश न मिलने की वजह से बाहर खड़ी छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। परीक्षा केंद्र के बाहर छात्राएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर धरने पर बैठ गईं। इस दौरान भारी तादाद में महिला पुलिसकर्मी डंडे लेकर वहां गश्त लगाती दिखी। अंदर जाके फिर बाहर किया लो, क्यों किया लो? आरोप लगा कि परीक्षा केंद्र में देरी से पहुंचने वाली छात्राओं को डंडे मारकर भगाया गया, इसलिए उनके परिवार वालों ने वहां जमकर हंगामा किया। इधर उत्तर प्रदेश के बलिया में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया। वहां बगैर दूल्हों के ही कई लड़कियों की शादी करा दी गई, लेकिन उस सामूहिक विवाह का जो वीडियो सामने आया उसने इस पूरे खेल से पर्दा उठा दिया। क्योंकि उस वीडियो में दुल्हन बनी लड़कियां खुद ही वरमाला पहनती दिखी। शादी के जोड़े में सजी लड़कियों के सामने एक लड़का भी खड़ा दिखा। उसने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी पहन रखी थी। उसके हाथों में भी एक माला दिखाई दी, लेकिन हद तो तब हो गई जब उस लड़के ने वो माला खुद ही पहन ली। थोड़ी देर बाद एक महिला दुल्हनों के पीछे से आई और उस लड़के से कुछ कहा। इसके बाद उस लड़के ने पहनी हुई माला निकाली और सामने खड़ी एक दुल्हन को पहना दी, लेकिन इस दौरान दूसरी लड़कियां खुद ही वरमाला पहनती दिखी, क्योंकि उनके सामने कोई दूल्हा था ही नहीं। 27 जनवरी को हुए इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का वीडियो सामने आने के बाद गड़बड़ी की जानकारी अधिकारियों को हुई। एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करा दी गई है। आरोप है कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल 568 जोड़ों में कई को पैसे का लालच देकर विवाह में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार की तरफ से लड़की के बैंक खाते में 35,000 रुपए और 10,000 रुपए का सामान दिया जाता है। आरोप है कि उसी सरकारी पैसे के लिए इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। इधर चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में बीजेपी की जीत के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस मामले में अदालत से जल्द सुनवाई की अपील की गई। एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की। उन्होंने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल कर 4 फरवरी से 10 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत देने की अपील की, ताकि वो राज्यसभा का सदस्य बनने की शपथ लेने के साथ ही बजट सत्र में शामिल हो सके। उनकी अर्जी पर अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया। संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले साल 4 अक्टूबर से ही जेल में बंद है। उत्तराखंड में सुबह यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा। इसके बाद सरकार इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिया कि सरकार उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक लाकर इसे लागू करेगी। उधर बड़ी खबर आई रांची से। वहां तेजी से बदल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच गठबंधन के विधायक झारखंड से हैदराबाद रवाना हो गए। देर शाम राज्यपाल से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन की पार्टी ने टूट फूट के डर से विधायकों को हैदराबाद भेज दिया, लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन को ईडी ने कोर्ट में पेश किया। वहां सुनवाई के बाद उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में सीधे होटवार जेल भेज दिया गया। उन्होंने कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया था और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद से चंपई सोरेन 2 बार राजभवन पहुंचकर नई सरकार के गठन का दावा पेश कर चुके हैं। हालांकि एक रोज पहले 45 विधायकों का साथ होने का दावा करने के बाद भी चंपई सोरेन को नई सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया और इसी वजह से चंपई सोरेन एक बार फिर राजभवन पहुंचे। वहां उन्होंने एक बार फिर यह दावा किया कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। बताया गया कि इस बार भी उन्हें राज्यपाल की तरफ से आश्वासन ही दिया गया, लेकिन शपथ ग्रहण और नई सरकार के गठन के लिए समय नहीं मिल सका। नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। कल महोदय की तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे।
राज्यपाल से मुलाकात से पहले चंपई सोरेन ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। रांची के सर्किट हाउस में चंपई सोरेन ने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों से हाजिरी लगवाई। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें सभी विधायक गिनती बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते दिखे। सबसे पहले खुद चंपई सोरेन ने 1 बोलकर गिनती शुरू की। 1, 2, 3, 4, 5। बताया गया कि विधायकों की गिनती का ये वीडियो चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भी दिखाया। झारखंड में मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए सत्ताधारी पार्टी जल्द से जल्द नई सरकार के गठन की तैयारी में है। और ईडी ने हेमंत सोरेन पर शिकंजा कस दिया। गिरफ्तारी के 1 दिन बाद हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया गया और सुनवाई के बाद उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि ईडी ने कोर्ट से उनकी 10 दिन की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि हेमंत सोरेन 1 दिन न्यायिक हिरासत में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक सड़क हादसे की खौफ से भर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क से गुजर रहे एक लड़के को रौंद दिया। हादसा उस वक्त हुआ जब वो लड़का सड़क पर लड़खड़ा गया और अचानक लहराते हुए सड़क पर गिर गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इतने में पीछे से आई एक कार ने उसे रौंद दिया। बताया गया कि उस रास्ते पर चलते वक्त ही उस लड़के को हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से वो सड़क पर मुंह के बल गिर गया। और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कार चलाने वाले को संभलने का मौका ही नहीं मिला और उसने कार सीधे उस लड़के के सिर के ऊपर चढ़ा दी। और जैसे ही कार के पहिए उसके सिर के ऊपर से गुजरे, वहां खून ही खून फैल गया। इस दौरान उस कार वाले ने रुकने के बजाय अपनी कार की रफ्तार बढ़ाई और वहां से भाग निकला, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने तेजी से बढ़कर उस लड़के को उठाया और उसकी जान बचाने में जुट गए। इस दौरान एक आदमी ने पीछे से आ रही एक कार को रुकने का इशारा किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो कार भी जमीन पर पड़े उस लड़के को कुचल न दे। इस हादसे में उस लड़के की मौत हो गई। इधर मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत में भयानक ठंड और घने कोहरे के साथ बारिश का अनुमान जताया, जबकि पिछले कई हफ्तों से पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से ठिठुरने पर पहले ही मजबूर है। मतलब मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि फरवरी के पहले हफ्ते में उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मतलब हाड़ कपा देने वाली ठंड और घने कोहरे की मार झेल रहे उत्तर भारत के लोगों को बारिश का भी प्रकोप झेलना पड़ेगा। कुछ रोज पहले मौसम विभाग ने 31 जनवरी को कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया था, जो सही साबित हुआ, क्योंकि दिल्ली समेत कई राज्यों में जमकर बारिश हुई। इसीलिए दिल्ली एनसीआर के इलाकों में सर्दी बढ़ने की आशंका जताई गई। लेकिन लोगों की परेशानी यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। अनुमान यह भी जताया गया कि बारिश के साथ साथ इन राज्यों में कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी। और तो और मौसम विभाग की रिपोर्ट में 4 फरवरी तक भयानक सर्दी पड़ने की आशंका जताई गई। मतलब आने वाले दिनों में भी उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही। और पहाड़ों पर तो मौसम बदलने के बाद उत्तराखंड से कश्मीर तक जमकर बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। हालांकि जनवरी के पूरे महीने में पहाड़ों पर बर्फबारी न के बराबर हुई, लेकिन जनवरी के आखिरी हफ्ते से तमाम पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पूरा इलाका बर्फ की मोटी परत से ढका नजर आया। गंगोत्री धाम से लेकर हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां किसी ने सफेद रंग की चादर बिछा दी। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और कुफरी समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई। मनाली में तो इस सीजन की पहली बर्फ गिरी, जिसकी वजह से वहां पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल गए। लेकिन कुछ इलाकों में बर्फ पड़ने से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई। सिर्फ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी बर्फ गिरी। 2 दिन पहले ही वहां के शोपियां, पूंछ और बारामूला समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई थी। मौसम विभाग का अनुमान है कि पहाड़ों पर बर्फबारी का ये सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रह सकता है। अनुमान ये भी जताया गया कि बर्फबारी के साथ पहाड़ों पर बारिश भी हो सकती है। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तो कई इंच बर्फबारी हुई। आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि रेल की पटरियां गुम हो गई। इसी वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और ट्रेनों के रुकने से लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि बर्फबारी की वजह से वहां सब कुछ सफेद नजर आया।
मकान, दुकान और कारों की छतों पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जम गई। आसमान से गिरी बर्फ की वजह से ऊंचे ऊंचे पेड़ झुके नजर आए। इसी तरह पहाड़ों की चोटियां बर्फ से लदी दिखी। मतलब जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। लेकिन लगातार हो रही इस बर्फबारी की वजह से ट्रेनों के पहिए थम गए। आसमान से गिरी बर्फ में पटरियां जैसे गायब ही हो गई। हालांकि बाद में प्रशासन ने पटरियों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में रेलवे के 2 कर्मचारी पटरियों पर जमी बर्फ हटाते नजर आए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में एक ट्रेन बर्फबारी के बीच तेजी से दौड़ती दिखी। देखकर ऐसा लगा जैसे वो ट्रेन बर्फ के किसी मैदान से गुजर रही है। बताया गया कि अकेले अनंतनाग ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के दूसरे जिलों में भी पिछले 2 दिन से जमकर बर्फबारी हो रही। और इसका असर यह हुआ कि हिमाचल प्रदेश के मनाली के पास तो बर्फबारी की वजह से कई पेड़ टूट गए। इस घटना की वजह से पेड़ों के नीचे खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंच गया। पिछले 2 दिन से मनाली और उसके आसपास के इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। लेकिन वहां रहने वाले लोग तब दहशत में आ गए जब बर्फबारी की वजह से कई पेड़ टूट गए। इस घटना के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क के किनारे मौजूद कई पेड़ बीच से टूटे नजर आए। पेड़ों के टूटने से वहां खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पेड़ गिरने की वजह से एक गाड़ी तो बुरी तरह पिचकी दिखाई दी। इसी तरह एक दूसरी गाड़ी के ऊपर पेड़ की एक बड़ी टहनी टूटकर गिरी नजर आई। बताया गया कि पिछले कई घंटों से हो रही भारी बर्फबारी की वजह से पेड़ों पर कई इंच बर्फ जम गई। बर्फ के वजन से पेड़ झुक गए और वजन बढ़ने पर कई पेड़ बीच से ही टूट गए। मौसम विभाग के मुताबिक मनाली के अलावा राज्य के कई जिलों में बर्फबारी का दौर जारी है और इसकी वजह से कई सड़कों को बंद तक करना पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश में 6 नेशनल हाईवे और 241 सड़कें बंद हो गई। इसके अलावा राज्य में करीब 680 ट्रांसफार्मरों ने काम करना बंद कर दिया। यही नहीं, बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई और उसकी वजह से हादसों का खतरा बढ़ गया। और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी हिस्सों में भी ठिठुरन बढ़ गई। अनुमान यह भी है, जताया गया कि उत्तर भारत में बारिश के साथ ही लोगों को भयानक कोहरे का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से लोगों को आने वाले दिनों में सावधानी बरतने और बिना वजह घरों से नहीं निकलने की सलाह दी गई, क्योंकि मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत में कोहरे का रेड अलर्ट जारी कर दिया। अनुमान जताया गया कि दिल्ली एनसीआर समेत बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अति घना कोहरा पड़ सकता है। मतलब ऐसा कोहरा जिसके पार देखना नामुमकिन हो। कोहरे में चलने का मतलब अपनी जान को दांव लगाने के बराबर होगा। हालांकि पिछले कई हफ्तों से पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में है। हालात ये हैं कि कोहरे की वजह से न तो विमान उड़ान भर पा रहे हैं और न ही ट्रेनें समय पर स्टेशन पहुंच रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानी सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि कोहरे की वजह से अलग अलग शहरों में हाईवे पर कई हादसे हो चुके हैं और कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही। मौसम विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 फरवरी तक दिल्ली और उसके आसपास के इलाके घने कोहरे की चादर में ढके रह सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और तो और मौसम विभाग ने फरवरी में औसत से ज्यादा बारिश का अनुमान जताया। मतलब आने वाले दिनों में उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश भी हो सकती है। और ऐसा हुआ तो फिर ठंड अपने चरम पर पहुंच जाएगी, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में भीषण ठंड की वजह से लोगों का हाल पहले से ही बेहाल है। आलम यह है कि सर्दी की वजह से लोग दोपहर तक घरों से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ऊपर से कोहरे की वजह से शहर के शहर ठप हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने एक ऐसा अलर्ट जारी किया जिससे उत्तर भारत के लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक फरवरी महीने में पूरे उत्तर भारत में औसत से 122% ज्यादा बारिश हो सकती है और मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी भी सही साबित होती दिख रही है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। इसी वजह से ये अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश का ये सिलसिला जारी रह सकता है और ठंड भीषण रूप ले सकती है। उधर खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकियों के खिलाफ एनआईए ने शिकंजा कस दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी संगठन केटीएफ यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी मनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। हाल ही में इन दोनों आतंकियों को फिलीपीन से लाया गया था। केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में केटीएफ को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों और सड़कों के नाम शहीदों और जानी मानी हस्तियों के नाम पर रखे जाएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस सिलसिले में एक आदेश जारी कर दिया। इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के 33 सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सड़कों के नामों में बदलाव किया जाएगा। बिहार के छपरा में 2 एटीएम मशीन से लाखों रुपए चुरा लिए गए। पुलिस के मुताबिक चोरों ने दोनों एटीएम मशीन को पहले गैस कटर से काटा, इसके बाद उसमें रखा सारा पैसा निकाल लिया। अंदर वो
कटर से काट दिए हैं सब। हाँ, पूरा निकाल लिए हैं। इधर एमपी के मंदसौर में पुलिस वालों का सामना चोरों के एक गैंग से हुआ और चोरों का गैंग पुलिस की एक मोटरसाइकिल चोरी कर भाग गया, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद पुलिस वाले अपनी मोटरसाइकिल को उन चोरों से छुड़ा नहीं पाए। जबकि पुलिस वालों की फजीहत तब हो गई जब एक अधिकारी का चोरों के गैंग से बातचीत का वीडियो बाहर आ गया। वो अफसर बार बार कहता रहा कि बाइक वापस आते ही हिसाब बराबर मान लेंगे। वो मोटरसाइकिल वापस कर देना, उसके बाद ना तो तुम्हारा ना हमारा। कंधे पर राइफल टांग कर पहुंचा पुलिस वाला बार बार उस गैंग को धमकाने की कोशिश करता रहा। अभी एक थाने का बोर्ड है, पूरे थाने का बोर्ड लाऊंगा। वीडियो में साफ दिखा कि चोरों की गिनती दर्जनों में थी, जबकि पुलिस वाले उनके सामने बेहद कम। इसीलिए पुलिस वाले उन चोरों से दूर खड़े होकर बात करते रहे और उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमारी वो चोरी की मोटरसाइकिल दे दो, लाल वाले। मंदसौर की पुलिस के मुताबिक चोरों का ये गैंग अक्सर चंबल नदी को पार कर जिले में दाखिल होता है और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाता है। उधर दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से तबाही मच गई, क्योंकि पहाड़ खिसकने से बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया और उसकी वजह से वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों के घर आधे से ज्यादा पानी में डूबे नजर आए। कई दिनों से जारी लगातार बारिश पहले से ही वहां के लोगों की मुसीबत बन चुकी थी। उसके बाद पहाड़ खिसकने से तो वहां के लोगों का जीना ही मुहाल हो गया, क्योंकि बारिश का पानी उनके घरों में घुस गया। ऐसे में लोगों ने अपने घरों के बाहर खुदाई शुरू कर दी ताकि उनके घरों की तरफ आ रहे पानी की दिशा बदल सके। पहाड़ खिसकने से वहां हर तरफ मटमैला पानी और बड़े बड़े पत्थर नजर आए। ये सब देखकर ऐसा लगा मानो वहां कभी सड़कें थी ही नहीं। वहां से आई एक तस्वीर में एक नदी का पानी उस पर बने पुल के ऊपर बहता नजर आया। ऐसे में एक आदमी उस पुल की रेलिंग पर चढ़कर रास्ता पार करता दिखाई दिया। पानी के तेज बहाव के बीच रास्ता पार करने की कोशिश में उस आदमी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, क्योंकि पहाड़ खिसकने के बाद तो वहां जैसे सैलाब आ गया। तेज रफ्तार पानी ने वहां के हर कोने, हर हिस्से में कब्जा जमा लिया और उसकी वजह से लोगों का सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया। लेकिन पानी के तेज बहाव ने सिर्फ पैदल चलने वालों की मुश्किलें नहीं बढ़ाई। जल भराव की वजह से वहां एक बस फंसने की तस्वीरें भी सामने आई। जैसे ही वो बस वहां फंसी, उसमें सवार सभी लोग नीचे उतर आए। इसके बाद उन्होंने उस बस को धक्का दिया और वहां से बाहर निकाला। बताया गया कि सड़क पर पानी भरने की वजह से उस बस के ड्राइवर को गड्ढा नजर नहीं आया और उसका एक टायर उस गड्ढे में जाकर फंस गया। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क पर कई मरी हुई मछलियां भी पड़ी दिखाई दी, जो पानी के तेज बहाव के साथ वहां बहकर आ गई थी। बताया गया कि भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से वहां कई कच्चे घर टूट गए, जबकि कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा पानी की तेज रफ्तार में कई सड़कें भी बह गई। इधर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने मुगल शासक अकबर पर विवादास्पद बयान दे दिया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल के पाठ्यक्रम में जल्द ही बदलाव के संकेत दिए। इस दौरान उन्होंने मुगल शासक अकबर को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। वो तो मीना बाजार लगाकर माँ बहन को उठा के लिए लाभकारी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ठप हो गया। इसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। रामबन में तो कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। बर्फबारी भी हो रहा है तो ये रास्ता बंद है। वैष्णो देवी में बर्फबारी की वजह से मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह बर्फ से ढक गया। हालांकि बर्फबारी के बावजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। उधर बिहार के नालंदा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार बदमाशों ने अवैध वसूली के लिए एक दुकान में घुसकर गोलीबारी कर दी। 2 दिन पहले हुई इस वारदात का एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में एक बदमाश दुकान के अंदर एक आदमी से मारपीट करता दिखाई दिया। तभी हाथ में पिस्तौल लेकर उसका साथी वहां पहुंच गया। उसने मारपीट कर रहे अपने साथी को रोका और फिर दुकानदार पर अपनी पिस्तौल तान दी। हालांकि उसने उस पर गोली नहीं चलाई, लेकिन वो उसे गालियां देता हुआ वहां से निकल गया। लेकिन जाते जाते उस बदमाश ने दुकान पर गोली चला दी। वो गोली दुकान में लगे शीशे के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर दीवार से टकरा गई। इसी घटना का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया। उसमें 2 बाइक पर 4 बदमाश उस दुकान के बाहर पहुंचते नजर आए। थोड़ी देर में एक बदमाश दुकान के अंदर चला गया। इसके बाद एक दूसरा बदमाश बाइक से उतरा और वो भी हाथ में पिस्तौल लहराता हुआ दुकान में दाखिल हो गया। बताया गया कि बबलू कुमार नाम के बदमाश ने दुकानदार से पैसों की डिमांड की थी और पैसे नहीं मिलने पर उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर दुकान के अंदर गोलीबारी कर दी। इस घटना के बाद पुलिस केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुट गई। इधर मध्य प्रदेश के सीहोर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक महिला अधिकारी पर शिकायतकर्ता को जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगा, लेकिन उनकी शामत तब आ गई जब किसी ने धमकी देते हुए उस महिला अधिकारी का एक वीडियो बना लिया और उसमें वो महिला अधिकारी उस शिकायतकर्ता को धमकाते हुए जेल भेजने की बात कहती नजर आई।
नहीं तो स्थिति इतनी बुरी बिगड़ेगी, तुम भी जेल जाओगे। इस दौरान वहां कई महिलाएं और दूसरे लोग भी मौजूद दिखाई दिए। तभी उस महिला अधिकारी ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। उस शिकायतकर्ता ने आंगनबाड़ी में खराब खाना मिलने का आरोप लगाया था। इसके बाद उस अधिकारी को जांच के लिए निर्देश दिए गए, लेकिन आरोप है कि उस अधिकारी ने शिकायत की जांच नहीं की, बल्कि उस शिकायतकर्ता को ही धमका दिया। माधवी सिंह मैडम जो गई थी वो मुझे जेल भेजने की धमकी दे रही थी। और आरोप तो ये भी लगा कि उस अधिकारी ने शिकायत वापस लेने का भी दबाव बनाया, जिसके बाद वो शिकायतकर्ता जिलाधिकारी के पास पहुंच गया और उनके सामने अपनी गुहार लगाई। एक दिन पूरे मामले की जांच कर लेंगे, जांच के जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई करेंगे। हालांकि उस वीडियो के सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। उधर पंजाब में ड्रग्स भेजने की साजिश फिर नाकाम कर दी गई। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान सीमा के नजदीक बीएसएफ ने करीब 4 किलो ड्रग्स बरामद किए। बीएसएफ को सूचना मिली थी कि खेत में ड्रग्स के पैकेट छिपाए गए हैं। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाकर ड्रग्स बरामद कर लिए गए। जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में यूरोप के देश डेनमार्क को दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश बताया। ये लगातार छठी बार है जब 180 देशों की इस लिस्ट में डेनमार्क ने ये उपलब्धि हासिल की, जबकि भारत को इस लिस्ट में 93 नंबर पर रखा गया। यानी 92 देशों में भारत से कम भ्रष्टाचार है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था दुनिया के सभी देशों में फैले भ्रष्टाचार के आधार पर उनकी एक लिस्ट जारी करती है। दुनिया की बड़ी शिपिंग कुरियर कंपनियों में एक अमेरिका की यूपीएस यानी यूनाइटेड पार्सल सर्विस बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी में है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये कंपनी एक साथ 12,000 नौकरियां खत्म कर सकती है। यही नहीं, इस कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 5 दिन ऑफिस से काम करना जरूरी कर दिया। अमेरिकी कंपनी ने मंदी का हवाला देकर यह फैसला लिया। इस बीच भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के जिन 19 नागरिकों को सोमालिया के समुद्री डाकुओं के कब्जे से छुड़ाया था, उनका एक वीडियो सामने आया। समंदर में मछली पकड़ने गए उन लोगों को 2 रोज पहले जहाज समेत अगवा कर लिया गया था, लेकिन बाद में भारतीय नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन लोगों को सुरक्षित बचा लिया था। और अब समंदर में चलाए गए उस ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में भारतीय नौसेना का एक हेलीकॉप्टर उस जहाज के चारों तरफ मंडराता दिखा। इस दौरान जहाज पर मौजूद पाकिस्तान के मछुआरे डर और दहशत के साए में रहे, क्योंकि हथियारों से लैस सोमालिया के डाकुओं ने जहाज के हर हिस्से पर कब्जा जमा रखा था। लेकिन भारतीय नेवी के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए उस जहाज के चारों तरफ जबरदस्त फायरिंग की। नेवी के इस एक्शन ने डाकुओं को खौफ से भर दिया। देख के भागने की कोशिश की, नेवी वालों ने लोगों को पकड़ा। नौसेना के जवानों ने उस जहाज पर सवार 11 लुटेरों को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद पाकिस्तान के 19 नागरिकों को उनके जहाज के साथ रवाना कर दिया था। उस जहाज को अफ्रीकी देश सोमालिया के पूर्वी तट पर अदन की खाड़ी में हाईजैक किया गया था और इसकी सूचना मिलते ही वहां भारतीय नेवी के जहाज सुमित्रा के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में 2 पुलिस वालों की पिटाई के एक वीडियो ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। ये घटना 27 जनवरी को वहां के टाइम्स स्क्वायर में हुई। आरोप लगाया गया कि उन पुलिस कर्मियों ने न्यूयॉर्क के बाहर से आए कुछ प्रवासी लड़कों को वहां से जाने को कहा था। इसी बात पर उन लड़कों ने उन 2 पुलिस वालों पर हमला कर दिया था और उन 2 पुलिस वालों पर जमकर लात घूंसे बरसाए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो पुलिसकर्मी उन लड़कों को वहां से जाने के लिए कहते दिखाई दिए, लेकिन तभी उन लड़कों ने उन पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया और उन्होंने उनमें एक लड़के को दबोच लिया। उसको पकड़ने के चक्कर में वो दोनों पुलिस वाले जमीन पर गिर गए। उसके बाद तो जैसे उन लड़कों के सिर पर भूत सवार हो गया। उन्होंने जमीन पर पड़े उन पुलिस वालों को लातें मारनी शुरू कर दी। ऐसे में जब वो उन लड़कों को पकड़ने के लिए उठे तो उनकी कैद में मौजूद वो लड़का भागने की कोशिश करता दिखा, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी जैकेट पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचकर जमीन पर गिरा दिया और उसे फिर से दबोच लिया। इसके बाद उन लड़कों ने दोबारा उन पुलिस कर्मियों को पीटना शुरू किया और थोड़ी ही देर में उस लड़के को छुड़वाकर वहां से भाग गए। ये घटना 27 जनवरी की बताई गई और इस घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने उन 9 लड़कों में 5 को गिरफ्तार कर लिया। इधर श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के पक्षकार ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकी दी गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार विष्णु गुप्ता ने जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया। विष्णु गुप्ता के मुताबिक उन्हें धमकी भरा एक पत्र और 3 कारतूस भेजे गए। आरोप है कि उन्हें श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में केस वापस लेने की धमकी भी दी गई। तू श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस वापस ले ले, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। अंतरिम बजट पेश होने के बाद भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। जानकारों के मुताबिक अंतरिम बजट में बड़े ऐलान न होने से बाजार में भी तेजी नहीं दिखी। हालांकि ऑटो और पीएसयू बैंक सेक्टर के शेयरों में तेजी रही, लेकिन मेटल और इंफ्रा समेत कई दूसरे सेक्टर के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।
इसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 106 अंक गिरकर 71,645 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 28 अंकों की गिरावट के साथ 21,697 के स्तर पर आ गया। दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली ऐप पेपैल अपने 2,500 कर्मचारियों को निकालने वाली है। कंपनी के मुताबिक पेपैल के शेयरों में आई भारी गिरावट की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। इस बीच उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को धमकाया और पिस्तौल छीनने के इरादे से उसके साथ जमकर मारपीट भी की। यहां तक कि उन बदमाशों ने उस पुलिसकर्मी पर लात और घूंसे भी बरसा दिए। तस्वीरों में वो पुलिसकर्मी कई लोगों के बीच घिरा नजर आया। उनमें कुछ लोग उस पर टूट पड़े। एक आदमी ने तो उसे दबोच लिया और उसकी गर्दन पकड़कर मुक्के मारता दिखा। इसी बीच उसके पास खड़े दूसरे आदमी ने उसके हाथ से पिस्तौल छीनी और दूर जाकर खड़ा हो गया। तभी उस आदमी ने उस पुलिसकर्मी को जोर से धक्का दे दिया, लेकिन इसके बाद वहां काफी देर तक झड़प होती रही। दावा किया गया कि वहां कुछ दूसरे पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और उनके सामने ही उन बदमाशों ने उस पुलिसकर्मी से मारपीट की। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद मारपीट करने वालों के खिलाफ अधिकारियों ने कार्रवाई करने की बात कह दी। आंधियों के भी पर कतरते हैं, आंधियों के भी पर कतरते हैं, हौसले जब उड़ान भरते हैं। 100 बात की एक बात कही देवी ने, गैर तो गैर हैं, चलो छोड़ो, हम तो बस दोस्तों से डरते हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।